तेलंगाना के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री टी हरीश राव ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को आवास, दलित बंधु और पोडू भूमि जैसे कई विषयों पर लिए गए प्रमुख कैबिनेट फैसलों पर तेलंगाना के लोगों को सूचित किया है। तेलंगाना कैबिनेट की बैठक में कई एक अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में प्रगति भवन में 4.5 घंटे चली कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री हरीश राव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। मंत्री हरीश राव ने घोषणा की है कि दलित बंधु योजना का दूसरा चरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने द्वितीय चरण में 1,30,000 दलित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सीएम केसीआर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल क्रियान्वयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। बीआरएस संसदीय दल, विधायक दल और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज होगी और तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर की अध्यक्षता में होने वाली संयुक्त बैठक में शामिल होने के लिए सांसदों, विधायक और एमएलसी को आमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है। दिल्ली में सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने एमएलसी कविता से मुलाकात हुई और येचुरी को जंतर मंतर दिशा में आने के लिए कहा गया था, जिसे वह करने जा रहे थे। कविता ने कहा कि अगर इस महीने की 2 तारीख को धरने की घोषणा की गई थी तो नोटिस 7 को दिया गया था। कविता ने पूछा है कि बीएल संतोष बैठने क्यों नहीं आए और कविता ने आरोप लगाया है कि यह ईडी का नोटिस नहीं है, जैसा कि केटिया ने कहा है। कविता ने कहा है कि उन्होंने सीताराम येचुरी के साथ देश की स्थिति और महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि सपा और राजद दलों को महिला आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है। कविता ने मांग की है कि अगर बिल पेश किया जाता है तो सभी मुद्दों को हल किया जा सकता है। बिल को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाना चाहिए। धरने में 18 पार्टियों के नेताओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बिल की अहमियत समझाएंगे। इन्होंने साफ कर दिया है कि महिला विधेयक से किसी का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा हैदराबाद में पहल करती है तो यह दिल्ली में उसके दिशा की सफलता की तरह है। उन्होंने कहा है कि वह ईडी के सवालों का जवाब देंगे। कविता ने कहा है कि जब उन्हें जाना होगा तो वे कोर्ट जाएंगे। धरना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दिशा में राज्य की मंत्री सत्यवती राठौर और सबिता इंद्रा रेड्डी शामिल होंगी। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनी संजय ने पार्टी पदाधिकारियों से आह्वान किया है कि वे तेलंगाना में हो रहे अन्याय के बारे में पूरे देश को अवगत कराएं। शहर में पार्टी कार्यालय पर आज जो विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। मंत्री केटिया ने कहा है कि मोदी सरकार जुमला या अमला की नीति पर चल रही है। जिन बीआरएस नेताओं से पूछताछ की गई, किशन रेड्डी ने बीआरएस नेताओं से पूछा है क्या तेलंगाना के लोग उन्हें दिल्ली जाकर शराब घोटाला चलाने के लिए कह रहे हैं। आप तेलंगाना को अवैध धंधे से क्यों जोड़ रहे हैं। किशन रेड्डी ने बीआरएस नेताओं पर निशाना साधा और पूछा है कि क्या वे अवैध छापे मारने के बाद पीएम मोदी की आलोचना करेंगे। उन्होंने आलोचना की है कि केसीआर ने शराब की आय को अपनी आय का मुख्य स्रोत बना लिया है। उन्होंने कहा है कि हर जगह बेल की दुकानें लगाना केसीआर की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि कलवंत कुंतला के परिवार को महिला आरक्षण पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस के 5 साल के शासन में एक भी महिला मंत्री नहीं थी। विडंबना यह है कि ऐसी बीआरएस पार्टी महिला आरक्षण की बात कर रही है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि सहानुभूति के लिए नाटक का मंचन किया जा रहा है। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष कोंडाराम ने कहा है कि तेलंगाना को सीएम केसीआर के भ्रष्ट शासन से बचाने के लिए मिलियन मार्च की भावना से तेलंगाना बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने केसीआर के धर्म और अहंकार के शासन के रूप में आलोचना की है। दुय्यू भट्टा ने कहा है कि कविता ने शराब की भट्टी के कारोबार का विस्तार करने की कोशिश की है। बीजेपी विधायक इटिला ने कहा है कि हमें देखना चाहिए कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन में क्या कहा, सीएम के तौर पर जीतने से के बाद नई विधानसभा में क्या कहा, आज क्या कहा। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी की गलती पर पछतावा है। इटिला ने पूछा है कि एमएलसी कविता को शराब लेने दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी। हैदराबाद शहर में कुछ दिनों से वायरल फीवर के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा नए H3N2 वायरल फ्लू के लक्षण चिंता पैदा कर रहे हैं। एक नया वायरस H3N2 ऐसे समय में हलचल मचा रहा है जब हम कोविड-19 वायरस महामारी से ठीक ही हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने एमएलसी कविता से ईडी की जांच में शामिल होने और लोगों को सच्चाई बताने की मांग की है। सीएम केसीआर ने यह भी खुलासा किया है कि सबूतों के साथ लोगों को शक दूर करना चाहिए। माणिकराव ठाकरे ने विश्वास जताया कि अगले चुनाव में कांग्रेस राज्य की सत्ता में आएगी। जो इंक्वायरी हो रही है उसको पूरी तरह इन्होंने साथ देना चाहिए। अगर उनके ऊपर डाउट है तो उसमें लोगों के सामने सच्चाई क्या है ये केसीआर ने भी बताना चाहिए और उनकी जो लड़की उन्होंने भी बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है। लोगों के दिल में जो आज बात है कि इसमें ये भी फंसी हुई है तो वो बात कुछ ही दिन में उजागर हो जाएंगी। तो उसकी इंक्वायरी मुझे लगता है कि चल रही है
लेकिन इस तरीके से अगर स्कैंडल में कोई फंसा हो तो उनको ऊपर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो गवर्नमेंट कर सकती है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को इसलिए निकाला गया कि सीएम केसीआर की सरकार ने नौकरी नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि फीस प्रतिपूर्ति के बिना छात्रों की जान जोखिम में डाली जा रही है। उन्होंने शिकायत के राज्य में आरोग्यश्री लागू नहीं की गई। कांग्रेस विधायक जगन रेड्डी ने आरएमपी और पीएमपी को ग्रामीण डॉक्टरों के रूप में मान्यता देने के लिए सीएम केसीआर को एक और पत्र लिखा है, साथ ही उन्हें पहचान पत्र भी देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम वाईएस के शासनकाल में सामुदायिक पैरामेडिक्स को संयुक्त राज्य में एक प्रशिक्षण सरकारी अस्पताल दिया गया था, लेकिन पिछली सरकार उन्हें आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र नहीं दे सकी। जगन रेड्डी ने पत्र में कहा है कि बीआरएस ने भी सत्ता में आने के बाद देने का वादा किया था और ये विडंबना है कि 8 साल बाद भी अब तक नहीं दिया गया है। विधायक जगन रेड्डी ने राय व्यक्त की है कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने वालों की मान्यता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के सीपीआरओ वनज्वाला नरसिम्हा राव द्वारा लिखित जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ भारत राष्ट्र समिति नामक पुस्तक का विमोचन किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने पुस्तक लिखने के लिए लेखक और प्रकाशक की सराहना की। इसका प्रकाशन तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जुलेरी गौरी शंकर कर रहे हैं। पुस्तक में लेखक वनज्वाला नरसिम्हा राव ने 3 मार्च 2018 को प्रगति भवन में अपने विचार की कल्पना करने के पहले दिन से भी बीआरएस पार्टी के विकास और मुख्यमंत्री के विचार प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का वर्णन और चर्चा की है, जिसमें समुद्र परिवर्तन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का वर्णन और चर्चा शामिल है और जिसमें समुद्र परिवर्तन की आवश्यकता की वकालत की गई है। देश का राजनीतिक परिदृश्य मुख्यमंत्री की बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे की घोषणा पर भी प्रकाश डालता है। पार्टी के राष्ट्रीय खाके की व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्र के विकास में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए 5 फरवरी को आयोजित नांदेड़ बैठक में साझा किया गया। राजनाथ सिरसिला जिले में बीआरएस पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की मौजूदगी में बीआरएस के वरिष्ठ नेता पैक्स अध्यक्ष चक्रधर रेड्डी और सीएस के पूर्व निदेशक देवेंद्र यादव, सरपंच संध्या रानी और समेत कई अन्य लोग कमल दल के शामिल हो गए। बंडी संजय ने पार्टी में आमंत्रित किया है। కనుక వారందరినీ కూడా మరొకసారి చప్పట్లు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తాం. एमएलसी सुरभि वाणी देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा तमाम बाधाओं के बावजूद एमएलसी कविता साहस के साथ आगे बढ़ रही है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि 33% महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए कविता का संघर्ष सफल होगा। तेलंगाना निजी रोजगार संघ के तत्वाधान में गुरुवार को रविंद्र भारती में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में वाणी देवी मुख्य अतिथि थी और इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। सुरभि वाणी देवी ने कहा है कि एक महिला जन्म के समय कई बाधाओं को पार कर दुनिया में प्रवेश करती है। मुख्यमंत्री व बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को विधायक कोटा अमल से प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है और जिसमें प्रत्याशियों के उत्साह का संचार हो गया। विधायक परिषद में इस महीने को 29 तारीख को खाली हो रही विधायक कोटे की 3 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा इस महीने की 13 तारीख को खत्म हो जाएगी। इस पृष्ठभूमि में केसीआर ने बीआरएस उम्मीदवारों की घोषणा की है। गुरुवार को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने हैदराबाद में किफायती और सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से 2 विशेष ऑफर लॉन्च किए हैं। पहला ऑफर T6 टिकट है जो महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह टिकट हैदराबाद की उपनगरीय सीमाओं के भीतर शहर की साधारण और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच यात्रा करने वालों के लिए रियायती यात्रा विकल्प प्रदान करता है। T6 टिकट की कीमत 50 रुपए के नियमित किराए की तुलना में काफी कम है। दूसरा प्रस्ताव F24 टिकट है जो परिवार और दोस्तों के समूह के लिए डिजाइन किया गया है जो एक साथ यात्रा करना चाहते हैं। इस टिकट की कीमत 300 रुपए है और यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो हैदराबाद की उपनगरीय सीमा के भीतर सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर 4 के समूह में यात्रा करना चाहते हैं। F24 टिकट यात्रियों को खरीद के समय से 24 घंटे के लिए शहर की साधारण और मेट्रो एक्सप्रेस बसों का उपयोग करने की अनुमति देता है। विशेषज्ञ
टीएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा है कि T24 टिकट जिसे पहले शहर में पेश किया गया था को यात्रियों से अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं मिली है। उन्होंने कहा कि दरअसल इस वित्त वर्ष में फरवरी तक टीएसआरटीसी की बसों में 33.38 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है, जिसमें से 55.50 लाख लोग ने T24 टिकट खरीदे। द्वारा संचालित वीडियो AI वीडियो प्लेयर लोड हो रहा है और यह एक मॉडल विंडो है। भ्रष्टाचार की समस्या के कारण मीडिया प्लेबैक निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि मीडिया ने आपके ब्राउजर में सुविधाओं का उपयोग नहीं किया था। चिकटपल्ली में स्टील ब्रिज के निर्माण कार्यों के मद्देनजर 10 मार्च से 3 महीने की अवधि के लिए कुछ यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी प्रतिबंधों में चिकटपल्ली से अशोकनगर की ओर RTC चौराहे के माध्यम से सुधानंदी होटल लेन और चिकटपल्ली से सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के माध्यम से स्ट्रीट नंबर 1 की ओर यातायात को डायवर्ट करना शामिल है।